अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे 10 क्लास का चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेसिकली तो बेटा ये हमने डिटेल के अंदर ये चैप्टर जो है वो डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हम बेसिकली ये जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो ईएलपी सिलेबस के लिहाज से जो वो करेंगे। ज़्यादातर हमारा जो फोकस होगा वो एएलपी सिलेबस ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी हम एएलपी सिलेबस के अलावा भी कुछ टॉपिक ऐसे जो कि इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं, उनको भी हम जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है उसमें बताया हुआ है। The tissue and the organ in the body of the multicellular organism do not work independently of each other. They work together, performing their many tasks as the needs of the whole body. कहता है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। यानी कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, वो अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि सब मिलजुल के आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ यानी कि मिल के काम करते हैं। कहते हैं कोऑर्डिनेशन को थोड़ा डिफाइन भी करता है। कहते हैं कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू द हैपनिंग इन द कहते हैं कि दिस मीन दैट दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि जो इसका यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हमारी तमाम की तमाम जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी इस काबिल हो जाती है कि हम क्या कर सकते हैं उसको इन्वायरमेंट के अंदर, इनके हमारी जो इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही है उनको हम क्या कर सकते हैं, इससे रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भी नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसकी एक एग्जांपल को। ये बेसिकली पूरी पूरी जो डेफिनेशन है ये आप कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा जो है उसकी एग्जांपल है। कहते हैं कि वन फेमिलियर एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज द वे in which the muscle work together during the movement. When a boy run to catch a ball, he uses hand of the muscle to move his arm, legs and back. His nervous system uses information from his sense organ and coordinate these muscle. Due to this coordination, the muscle contract in the correct sequence, power and length of time, but that is not all. Such activity involve many other kind of the coordination. For example, breathing and the heart rate are increased, blood pressure is adjusted and the extra heat is removed fast from the body. ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि एक जो फेमिलियर एग्जांपल है वो क्या है कि जब कोई भी बच्चा जो है वो मूवमेंट करता है तो वो क्या करता है, लेट सपोज एक बच्चा है छोटा सा, जब वो बॉल को पकड़ने के लिए भागता है तो उसकी बॉडी के हंड्रेड्स ऑफ मसल्स जो है वो मिलके काम करता है। उसके हाथ के, उसकी लेग्स के, उसकी बैक के तमाम मसल जो है वो मिलके काम करते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, और इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से वो जो तमाम मसल्स है वो करेक्ट सीक्वेंस में पावर और स्ट्रेंथ के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि फॉर एग्जांपल कहता है कि अगर जो ब्रीथिंग है ठीक है और हार्ट रेट ये भी आपस में रिलेट करते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी ब्रीथिंग बढ़ती है वैसे वैसे जो है हमारा हार्ट रेट, यानी कि जैसे हमारा यानी कि हार्ट रेट बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सांस लेने की रफ्तार भी क्या रहती है, तेज हो जाती है। अब क्वेश्चन पैदा होता है, उसने खुद ही लिखता है कि हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है। कहता है कि लाइफ एक्टिविटी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड body work as a one unit in which its different organ and system cooperate and work in the harmony with each other. ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया, कहता है कि when we are writing something our hands and finger work in collaboration with our muscle, eyes, thoughts etc and then very intricate movement results. ठीक है, तो कहता है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हमारी बॉडी के जो हाथ के मसल्स है, फिंगर के मसल्स हैं, आई के मसल, ये सारे के सारे आपस में मिलके एक पैटर्न में काम करते हैं ताकि हम कोई चीज लिख सकें। अच्छा नेक्स्ट है बेटा आपके पास वो है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ये एएलपी सिलेबस में है। कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनिज्म। नंबर वन है नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट द बाय द नर्वस सिस्टम। कहता है कि सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन की टाइप है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, और सेकंड जो केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम, और जो सेकंड जो है वो क्या है केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन किस में होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन किस में होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो याद रखिएगा एनिमल्स के अंदर, जो खास स्पेसिफिकली एनिमल्स हैं, इनके अंदर नर्वस और केमिकल दोनों तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं।
लेकिन अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो फिर प्लांट्स के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेशन होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। कहते हैं एनिमल हैव बोथ द नर्वस एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन देयर बॉडी, व्हाइल प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसे मैंने भी बताया भी। अब नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास वो है कोऑर्डिनेशन एक्शन जो है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एक्शन जो है किस तरह से होता है, इसके कुछ स्टेप्स है, उसको हम जो वन बाय वन जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बेटा स्टिमुलस होता है, फिर रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर एंड रिस्पांस। अच्छा, इसको एक थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? बेसिकली कि एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म का चेंज जिसकी वजह से क्या हो, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पांस पैदा हो, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होता है? किसी भी किस्म का एनवायरनमेंट में चेंज जिसकी वजह से अल्टीमेट रिस्पांस पैदा हो, ऐसी तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? स्टिमुलस कहलाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूं कि आप को कोई चूंटी काटता है, प्रिक करता है। अब चूंटी काटने या प्रिक करने की वजह से फौरी तौर पर आपका रिस्पॉन्स पैदा, आप एक मतलब चौंक जाते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि अगर आपका किसी गर्म चीज को अचानक खा लगी तो आप फौरी तौर पर चौंक के अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो अब गर्म लगना ये स्टिमुलस है, ठीक है। गर्म लगना स्टिमुलस था, और आपने जो हाथ पीछे खींचा वो आपका क्या है? बेसिकली रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो स्टिमुलाई कहते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच अ स्नेल, we might have seen the flower of the sunflower plant moving towards the sun. What would be the reason for this? ठीक है, कहता है कि हम बेशुमार एग्जांपल देखते हैं कि जो स्नेल है जब उसको टच करते हैं तो वो भी क्या करती है, सन जो फ्लावर होते हैं सनफ्लावर प्लांट के, वो भी सन की तरफ मूव करते हैं। तो ये तमाम चीजें क्यों है? कहते हैं कि टच और लाइट की वजह से होता है, ठीक है। तो स्नेल जो है वो टच की स्टेज, स्नेल के लिए स्टिमुलस टच है और फ्लावर के लिए स्टिमुलस लाइट है। आर द फैक्टर दैट ब्रिंग अबाउट द सर्टेन रिस्पॉन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर कहते हैं कि दीस फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई, इन फैक्टर्स को हम स्टिमुलाई कहते हैं। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखता है स्टिमुलाई की, इसको आप डेफिनेशन को मार्क करो यहाँ से। वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल व्हिच कैन प्रोवोक एंड रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म। More example of the stimuli are the heat, cold, pressure, sound wave, presence of the chemical, microbial infection वगैरह शामिल है, ठीक है। तो ऐसा स्टिमुलस जिसकी यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट हो, तो ऐसा स्टिमुलस क्या कहलाता है आपके पास? ऐसा यानी कि जो सिग्नल होता है कहलाता है स्टिमुलस कहलाता है। अब स्टिमुलस के एग्जांपल में जो हीट भी स्टिमुलस है, कोल्ड भी स्टिमुलस है, प्रेशर, साउंड वेव, प्रेजेंस ऑफ द केमिकल, ये सारे के सारे स्टिमुलस की टाइप है। अच्छा, स्टिमुलस के बाद नेक्स्ट जो आता है वो रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट अगर एक स्टिमुलस है तो लाइट को हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन एक्सेप्ट करता है? ऑब्वियसली आई, तो आई फिर रिसेप्टर है। इस तरह साउंड जो है स्टिमुलस है तो हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन जो साउंड को डिटेक्ट करता है? ऑब्वियसली कान, तो कान क्या है? रिसेप्टर है। तो डिफरेंट तरह के सेंसेस के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं स्टिमुलाई डिटेक्टेड बाय अ स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू और सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव आर डिटेक्टेड बाय ईयर, light is detected by eye, chemical in the air detected by nose, and so on. The organ, tissue or cell which are specifically built to detect the particular type of stimuli called a receptor, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या बेटा? कोऑर्डिनेटर। कहते हैं these are the organs that receive information from the receptor and send to the particular organ for the proper action. In the nervous coordination, brain and spinal cord are coordinator. They receive information and send messages through the neurons in the form of the impulse. On the other hand, in the chemical coordination, various endocrine glands play the role of the coordinator. They receive information in the form of the various chemical and send message by secreting the particular hormones in the blood. अब coordinators basically क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ये कोऑर्डिनेटर है। मतलब कि जब भी रिसेप्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे देखा यहाँ पर जब रिसेप्टर किसी भी किस्म के स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं तो ये इस इंफॉर्मेशन को किसके पास भेजते हैं? कोऑर्डिनेटर के पास। अब कोऑर्डिनेटर दो तरह के हो सकते हैं। अगर तो नर्वस कोऑर्डिनेटर है तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ब्रेन आएगा। अगर केमिकल कोऑर्डिनेटर है तो उसमें क्या आते हैं? मोस्टली ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि दीज, अभी हमने पढ़ा कि जो नर्वस कोऑर्डिनेटर है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आते हैं, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह आते हैं। अगर तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो फिर वो न्यूरॉन्स के जरिए से नर्व इंपल्स को कंडक्ट करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे। और केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो फिर ग्लैंड्स होते हैं वो खास किस्म के हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो हार्मोन ब्लड में शामिल होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर के बाद जो नेक्स्ट बेटा आपके पास जो चीज आती है वो है रिस्पॉन्स।
कहते हैं on receiving the message from the coordinator the effector perform the action, this action is called response की definition है. For example, pulling our hand away from the something very hot and the movement of the flower of the sunflower towards the light are responses. ठीक है, तो ये सारी responses की टाइप है कि अगर आपको अचानक किसी गर्म चीज को हाथ लग दे तो चीज का गर्म होना स्टिमुलस होता है, और अगर आप उसकी स्टिमुलस की वजह से अपना हाथ विड्रॉ कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका रिस्पॉन्स कहलाता है. यूजली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसेस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेस व्हाइल द केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसेस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्सेस. जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये आमतौर पर स्लो होता है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स होता है बड़े लंबे अरसे तक रहता है. लेकिन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है ये बेसिकली क्या होती है कि फास्ट होती है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़े अरसे के लिए ही रहता है. ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों के बारे में. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंस करते हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और ब्रेन अफेक्टर्स के जरिए से रिस्पॉन्स शो करता है. लेकिन अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें तो यहाँ पर न्यूरॉन्स नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर्स हैं, हार्मोन पैदा कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड उस हार्मोन को डिटेक्ट करके मजीद हार्मोन पैदा बना रहा है, ब्लड में शामिल हो रहा है, वो जाके फैक्टर के जरिए से रिस्पॉन्स शो करवा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जो है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है. तो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मॉडल ऑफ द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताता है. द नर्वस सिस्टम इन मैन in the other higher animal is composed of two major components, central nervous system and the peripheral nervous system. ठीक है, तो सबसे पहले जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम comprised of the coordinator brain and spinal cord, while peripheral nervous system consists of the nerves that arise from the central nervous system and spread in the different part of the body. All the components are made up of the neuron. Now we will first examine the structure and the type of the neuron, and then we will go to the division of the nervous system के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, नर्व सेल और न्यूरॉन क्या होता है. ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे पहले नर्व सेल की डेफिनेशन है. नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम का यूनिट, यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ये अहम हिस्सा है. नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन है. द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्लस द सपोर्टिंग न्यूरोग्लियल सेल्स. तो आमतौर पर हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो नर्व सेल होते हैं, उसके साथ साथ नर्व सेल को सपोर्ट करने वाले और भी तरह के सेल होते हैं जिनको न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं. बेसिकली न्यूरोग्लियल सेल नर्वस सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये इनके सपोर्टिंग सेल्स हैं. कहते हैं कि न्यूरॉन्स हैव specialized cells that are able to conduct the impulse from the receptor to the coordinator and from the coordinator to the effector. In this way they communicate with each other and with the other types of body cells. ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं बेसिकली न्यूरॉन सेल्स की, तो न्यूरॉन सेल्स क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट करते हैं. ठीक है, और वो कंडक्शन का जो काम होता है वो न्यूरॉन सेल में से ही होता है, और इसी तरह इसी वजह से इंफॉर्मेशन बॉडी के एक हिस्से से ही दूसरे से मिल जाती है. अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में है नर्व सेल के. यहाँ पर आपने इसको हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर की. अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नीचे यहाँ पर आप इसको हेडिंग देंगे द न्यूक्लियस एंड द ये वाला. तो ये बेसिकली क्या है, नर्व सेल के न्यूक्लियस एंड द मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म द न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द सेल बॉडी. अगर आप और से देखें यहाँ पर, अगर नर्व सेल है, ये नर्व सेल को देखें तो नर्व सेल का जो ज्यादातर हिस्सा है उसमें सेल बॉडी आती है, और सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, और सेल बॉडी के ऊपर छोटी छोटी एक्सटेंशन होती है, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं. तो वही कहता है कि द न्यूक्लियस एंड द मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द ऑफ द न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी. डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंडेड आउट ऑफ द सेल बॉडी, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं. डेंड्राइट कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी एंड एक्सॉन कंडक्ट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ठीक है, तो अगर आप देखें तो डेंड्राइट क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को किसकी तरह कंडक्ट करते हैं, टुवर्ड द सेल बॉडी, और जो एक्सॉन होते हैं वो नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है क्या करते हैं, मूव कर देते हैं. ठीक है, अच्छा भाई अब कहता है कि देयर कहता है डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइड एंड द एक्सोन. ठीक है, तो अगर आप देखें तो सेल बॉडी से डिफरेंट तरह की एक्सटेंशंस निकली हुई हैं, जैसे कि एक्सोन है, डेंड्राइड है. तो ये डिफरेंट तरह की क्या होती हैं, उभार होते हैं, एक्सटेंशन होती है. डेंड्राइड के बारे में बताते हैं, डेंड्राइड कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी. डेंड्राइड
जो है वो क्या करती हैं, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती हैं टुवर्ड द सेल बॉडी, और एक्सॉन कंडक्ट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और एक्सॉन जो है वो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो बेटा एक और थोड़ी सी कैप्शन है, व्हाट इज द नर्व ग्रोथ फैक्टर, एक एमसीक्यू आ सकता है, इसको जरा देखें। कहते हैं कि अनलाइक द ऑर्डिनरी सेल मैच्योर न्यूरॉन नेवर डिवाइड but a protein called the nerve growth factor promote the regeneration of the broken nerve cell. The degenerating brain cells could be repaired by using the embryonic stem cells. ठीक है, अब कहते हैं कि जो नर्व ग्रोथ फैक्टर होता है, कहते हैं आमतौर पर एक मरतबा नर्व सेल जो डैमेज हो जाए, यानी कि नर्व सेल मर जाए, तो दोबारा से वो नर्व सेल रीजनरेट नहीं करता। हाँ, अगर उसका यानी कि आप अगर एक खास किस्म की प्रोटीन दी जाए, पर ऐसे नर्व सेल को जिसका सेल बॉडी बचा हुआ हो, तो उसका अगर एक्सॉन टूट भी जाए या डेंड्रॉइड भी टूट जाए, तो नर्व ग्रोथ फैक्टर वाली प्रोटीन देने से उसका जो डेंड्रॉइड है या एक्सॉन है वो दोबारा से निकल आता है। ठीक है, अच्छा भी उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर आपके पास है वो है नर्व इंपल्स के बारे में है डेफिनेशन। अ नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केमिकल चेन दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, तो ऐसी इंपल्स जो के इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में मूव करे क्या करती है, नर्व इंपल्स कहलाती है। नेक्स्ट बेटा उसी के अंदर आता है शिवान सेल्स। शिवान सेल आर द स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, यानी कि ये सपोर्टिंग सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के। सेल्स लोकेटेड एट द रेगुलर इंटरवल अलोंग द एक्सॉन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें शिवान सेल्स को, तो ये शिवान सेल है, एक शिवान सेल है, फिर रेगुलर इंटरवल के बाद फिर दूसरा शिवान सेल है, फिर रेगुलर इंटरवल तीसरा, चौथा, पांचवा। तो एक्सॉन के ऊपर बेशुमार जो है वो क्या होते हैं, शिवान सेल होते हैं, उन्होंने एक्सॉन को कवर किया हुआ होता है। कहते शिवान सेल सेक्रेट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीट ओवर द एक्सॉन। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये जो शिवान सेल्स है, इन्होंने अपने गिर्द ये येलोइश कलर की शीट जो है वो स्क्रीट की होती है, इस शीट को कहते हैं हम माइलिन शीट कहते हैं। बिटवीन द एरिया ऑफ द माइलिन on an axon there are non-myelinated points called the node of Ranvier। ठीक है, तो अब जिस जगह पे अगर आप देखें यहाँ पर भी माइलिन शीट कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, तो वो पॉइंट जहां पर माइलिन शीट कम होते हैं उसको कहते हैं नोड ऑफ Ranvier कहते हैं। Myelin sheet is an insulator है, so the membrane coated with the sheet does not conduct impulse. In such impulses are called saltatory jumping impulses. This increase the speed of the nerve impulse। ठीक है, अच्छा कहता है कि जहां जहां पर माइलिन शीट होती है वहां से नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं कर सकती, तो फिर क्या होता है कि नर्व सिग्नल जब वो एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे नोड पर जंप करता है, और ऐसी जो नर्व इंपल्स की कंडक्शन होती है उसको साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा न्यूरॉन सेल को वो डिस्कस करता है टाइप के हवाले से। कहना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन सेल्स आर ऑफ द थ्री टाइप, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन nerve impulse from the receptor toward the central nervous system. Sensory neurons have one dendroid and one axon। ठीक है, अगर आप ऊपर इसकी डायग्राम भी देखें तो यहाँ पर डायग्राम बी है, ठीक है, ये वाली। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये मोस्टली रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं, और ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो इसके जो है वो क्या होता है कि एक ही डेंड्रॉइड होता है, और इसका एक ही जो है वो लंबा सा क्या होता है आगे से एक्सॉन होता है। नेक्स्ट है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन या नर्व सेल होते हैं वो इंटरन्यूरॉन होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि दे रिसीव information, entrap them and stimulate motor neuron. They have many dendroid and axon। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो इंटरन्यूरॉन है इसके बहुत से एक्सॉन होते हैं और बहुत से डेंड्राइड, बाजू का पता नहीं चलता इसमें से एक्सॉन और डेंड्राइड जो वो है कौन से वाला। ठीक है, लास्ट से बेटा आपके पास है मोटर न्यूरॉन के बारे में। कहते हैं कि मोटर न्यूरॉन कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरन्यूरॉन टू द मसल और द ग्लैंड इफेक्टर, दे हैव मैनी डेंड्राइड बट ओनली वन एक्सॉन। ठीक है, अगर आप मोटर न्यूरॉन की बात करें तो मोटर न्यूरॉन जो होता है वो मसल या ग्लैंड के साथ अटैच होता है, ये वाला। ठीक है, और ये करता है, इसके डेंड्राइड बहुत से होते हैं लेकिन इसका एक्सॉन एक ही होता है। ठीक है, तो ये भी आप हमने मोटर न्यूरॉन के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है बेटा वो यहाँ पर आपके बुक में जो दिया हुआ है वो है अबाउट द नर्व। नर्व क्या होती है? अ नर्व मीन द यूनियन ऑफ द सर्वल एक्सॉन दैट आर इन्वेलप्ड बाय अ कवरिंग मेड अप ऑफ द लिपिड। अब बहुत से जब नर्व सेल के एक्सॉन आपस में जुड़ जाए उसके ऊपर लिपिड की लेयर आ जाए तो ये नर्व कहलाती है। Based on the plotted axon, the nerves are classified into three types. Number one, sensory nerve, motor nerve
and mixed nerve. Sensory nerve कहती है contain the axon of the sensory neuron only, motor nerve कहता है contain the axon of the motor neuron only, और mixed nerve contain the axon of the sensory and the motor nerves. ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास ये पॉइंट्स हैं. अच्छा, एक कैप्शन है गैंग्लियन की डेफिनेशन. इन द सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी द सेल बॉडीज ऑफ द मैनी न्यूरॉन्स फॉर्म अ ग्रुप इन्वेलप्ड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड गैंग्लियन. अक्सर क्या होता है कि अगर तो क्या कहते हैं एक्सोन ज्वाइन कर जाए तो ये चीज नर्व कहलाती है. लेकिन अगर न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी आपस में काफी ज्यादा ज्वाइन कर जाए तो फिर ये गैंग्लियन कहलाती है ये टर्म. ठीक है. अच्छा भी नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास वो है नर्व सेल और न्यूरॉन कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम में जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह शामिल है. तो द डिटेल ऑफ द नर्वस सिस्टम, द डिटेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर गिवन बिलो. ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी जो है वो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो है बेटा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन जो है वो क्या होता है. कहते हैं इन द एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सुटेबल टू परफॉर्म द दिस फंक्शन. ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द बोनी क्रेनियम पार्ट ऑफ द स्कल. तो अगर आप बात करते हैं तो हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उसको जैसा कि आपको पता है ब्रेन ही कंट्रोल करता है. और ब्रेन जो बहुत से फंक्शन परफॉर्म करता है और आमतौर पर ब्रेन जो कहाँ पर होता है हमारी खोपड़ी की हड्डी यानी कि जो उसको क्रेनियम कहते हैं खोपड़ी की हड्डी को उसके नीचे होता है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कहते हैं इनसाइड द क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस. ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि ब्रेन 3 मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ था उसको मेनिंजेस कहते हैं. मेम्ब्रेन को मेनिंजेस प्रोटेक्टेड ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यू थ्रू देयर ब्लड कैपिलरी. ठीक है, तो ये जो मेनिंजेस है ये एक तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, साथ में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट होता है ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल दैट आर कंटीन्यूअस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल्स एंड द सेंट्रल कैनाल इसका सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड की ये डेफिनेशन है. तो अगर आप और से थोड़ा सा ब्रेन को देखें तो यहाँ पर ठीक है, तो जो ब्रेन है इसके अंदर ये जो ट्यूब्स है इसके सेंटर में जो पार्ट होता है हिस्सा इसको वेंट्रिकल कहते हैं. और ये जो वेंट्रिकल होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ. ठीक है, और इसमें कौन सा लिक्विड भरा हुआ होता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है. अच्छा भी नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा हम जो डिस्कस करेंगे वो है डिवीजन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में. तो कहते हैं कि देयर आर 3 मेजर रीजन्स इन द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट. देयर फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है एंड हाइंड ब्रेन होता है. द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज रीजन आर डिस्क्राइब बिलो. सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. फोर ब्रेन के कितने पार्ट हैं, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. तो फोर ब्रेन में एक थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है और जो थर्ड पार्ट आता है इसके अंदर वो सेरिब्रम आता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो थैलेमस के बारे में देखेंगे. पहले थैलेमस की लोकेशन है लाई जस्ट बिलो द सेरिब्रम के नीचे होता है. इट सर्व एज अ रिले सेंटर बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो रिले सेंटर को भी देखते हैं ये क्यों होता है. तो अगर आप इसकी लोकेशन देखें थैलेमस की तो यहाँ पे भी बता रहा है कि थैलेमस जो है वो सेरिब्रम के नीचे है. तो ये सेरिब्रम है तो इसके नीचे क्या है, थैलेमस. और ये रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करता है. रिले सेंटर क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं सबसे पहले जो थैलेमस की बताते हैं. तो थैलेमस जो है उसको फोर ब्रेन तक यानी कि सेरिब्रम तक उसको इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर देता है. तो ये जो चीज है ये चीज क्या कहलाती है आपकी थैलेमस कहलाती है. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कहता है कि इट आल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन, इट आल्सो रिसीव एंड मॉडिफाई द सेंसरी इंपल्स एक्सेप्ट फ्रॉम द नोज. हमारी बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी सही थैलेमस में आती है, सिर्फ नोज की इंफॉर्मेशन, लेकिन जो नोज से सिग्नल आते हैं वो इसमें नहीं जाते. बिफोर दे ट्रेवल टू द सेरिब्रम. थैलेमस इज आल्सो प्रोवाइडेड इन्वॉल्व इन द पेन परसेप्शन. इसका काम क्या है, ये दर्द के सांस में एंड कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस की स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल में भी जो है वो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा आपके पास जो चीज है वो है हाइपोथैलेमस.
हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस लाई above the midbrain and just below the thalamus. In the human it is roughly the size of an almond जितना होता है. One of the most important function of the thalamus is to link nervous system and the endocrine system. It control the secretion of the pituitary gland. It also control the feelings such as the rage, pain, pleasure and sorrow को control करता है. ठीक है, तो हमारी जो हाइपोथैलेमस होता है ये थोड़ा सा थैलेमस से नीचे होता है. अगर आप वो से देखें तो जो हाइपोथैलेमस है वो थैलेमस से क्या होता है, नीचे होता है. और इसका बेसिक जो फंक्शन होता है कि ये किस चीज को कंट्रोल करता है, तो ये आम तौर पर हमारी बॉडी के अंदर जो पेन का एहसास है या फिर रेग का एहसास है या प्ले खुशी का एहसास या फिर गमी का एहसास है, इसको कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है बेटा आपके पास है वह सेरिब्रम. सेरिब्रम जो है वो उसको अगर आप देखें लोकेशन, तो फोर ब्रेन का ये जो जितना पार्ट आपको बाई नजर आ रहा है ये सारे का सारा सेरिब्रम ही है. ठीक है, तो अब सेरिब्रम की अगर आप बात करें तो उसके अंदर सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है. इट कंट्रोल स्केलेटल मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को एंड इमोशंस को कंट्रोल करता है. इट इज डिवाइडेड इनटू द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट साइड पे. कहता है कि द इंटीरियर पार्ट ऑफ द cerebral hemisphere are called olfactory bulb, which receive impulses from the olfactory nerves and create the sensation of a smell. ठीक है, तो जो anterior part होता है क्या कहते हैं इसका सेरिब्रम का जो इंटीरियर पार्ट है, फ्रंटल लोब वाला पार्ट जो होता है, ये आमतौर पर इसको ऑल्फैक्टरी लोब भी कहते हैं. और इसका काम क्या होता है, सेंसेशन ऑफ स्मेल, यानी कि नाक से जितने भी सिग्नल आते हैं ये उसको सेंसिटाइज करता है, उसको सेंस करता है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है कहता है कि द अपर लेयर ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द ग्रे मैटर में शामिल होती है. ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन. बीनीथ दिस लेयर इज प्रेजेंट द व्हाइट मैटर होती है. द व्हाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माइलिनेटेड एक्सोन पर मुश्तमिल होती है. ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज अ लार्ज सरफेस एरिया एंड इज इनफोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन द स्कल. इट इज डिवाइडेड इनटू द फोर लोब. इसके क्या होते हैं, चार लोब्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है. फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब. फ्रंटल लोब जो है ये बिल्कुल आपके माथे वाली साइड पर होता है ब्रेन के अंदर. इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है मोटर फंक्शंस को, जितने भी ऑटो यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो मोटर फंक्शंस हैं, यानी कि जो मसल ग्लैंड से रेलिवेंट फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है, परमिट करता है कॉन्शियसनेस को. ठीक है, कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल की मूवमेंट को, कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट एंड स्पीच को कंट्रोल करता है. पैरेटल लोब जो होता है हमारे जो है वो आमतौर पर ब्रेन की साइडों पर होता है. कहता है कि ये कहता है कंटेन सेंसरी एरिया दैट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन, तो ये स्किन से इंफॉर्मेशन लेता है. ऑसिपिटल लोब जो होता है ये हमारे बैक साइड पर यानी कि जहां पर आप कह ले के हमारी नेक होती है, इससे थोड़ा सा ऊपर ऑसिपिटल लोब होता है. ये रिसीव एंड एनालाइज करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को. टेम्पोरल लोब जो हमारी कान पट्टी वाला जो लोब होता है, टेम्पोरल लोब, ये कंसर्न करता है विद द हियरिंग एंड स्मेल के साथ. ठीक है, तो ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है. नेक्स्ट बेटा एक कैप्शन बीच में लिखी हुई है, व्हाट इज द हिप्पोकैम्पस. तो कहते हैं हिप्पोकैम्पस इज अ स्ट्रक्चर दैट इज डीप इन द सेरिब्रम, के काफी अंदर होता है. इट फंक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मेमोरी बनाता है ये. पीपल विद अ डैमेज हिप्पोकैम्पस कैन नॉट रिमेंबर थिंग दैट अकर आफ्टर द डैमेज बट कैन रिमेंबर थिंग दैट हैड अकर बिफोर द डैमेज. ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपके पास है. नेक्स्ट जो है वो बेटा आपके पास जो है वो क्या है, थोड़ा सा मिड ब्रेन के बारे में. तो कहते हैं मिड ब्रेन लाई between the hindbrain and the forebrain and connects the two. It receives sensory information and send it to the appropriate part of the forebrain. Midbrain also controls some auditory reflexes and posture. ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो मिड ब्रेन है ये किसके दरमियान में होता है, यानी कि फोर ब्रेन, ठीक है, और हाइंड ब्रेन के दरमियान में क्या होता है, यहाँ पर मिड ब्रेन है. ठीक है, तो फोर ब्रेन है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है वो हाइंड ब्रेन है. ठीक है, तो इन दोनों के सेंटर में फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के सेंटर में क्या होता है, मिड ब्रेन होता है. और इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है और कान से आने वाले जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं सुनने से रेलिवेंट ये को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है बेटा आपके पास है थोड़ी सी एक और कैप्शन है, व्हाट इज ब्रेन स्टेम है. तो कहते हैं द मेडुला ऑब्लंगेटा पोन्स एंड द मिड ब्रेन connect the rest of the brain to the spinal cord. They are collectively called referred to as a brain stem. ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपके पास ये जो तीनों चीजें हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों चीजें ब्रेन स्टेम बनाती हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू होता है. अब हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स हैं,
मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम एंड पोन्स। तो कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, कहते हैं लाई ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप मेडुला ऑब्लोंगेटा को देखें तो ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर जो है वो क्या है आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, ये क्या करता है काम, कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। इट आल्सो कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस जैसे वॉमिटिंग को, कफिंग को, स्नीजिंग को, छींकने वगैरह को भी कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन दैट पासेस बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन पासेस थ्रू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं, तो उन इंफॉर्मेशन को ब्रेन के आगे और इससे तक पहुंचाना भी किसका काम होता है, इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है सेरिबेलम। ठीक है, तो ये सेरिब्रम नहीं बल्कि ये सेरिबेलम है। कहते हैं सेरिब्रम इज द हाइंड बिहाइंड मेडुला होता है, इट कंट्रोल मसल मूवमेंट। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें सेरिबेलम को, तो सेरिबेलम जो है ये किसके बैक साइड पे है, मेडुला की बैक साइड पे है। अच्छा अभी नेक्स्ट जो है तो आपके पास पोन्स है। कहते हैं पोन्स इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द मेडुला के ऊपर होता है। इट असिस्ट, ये मेडुला की हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग के अंदर। इट आल्सो सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान एक कनेक्शन भी पैदा करता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए पोन्स को, तो पोन्स मेडुला से ऊपर होता है और ये इन दोनों को कनेक्ट भी कर देता है। ठीक है, अच्छा भी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इच्छा है ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला टॉपिक है इसको जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो जो लंबा ना कहीं पर हो जाए और कंटिन्यूअस एक लेक्चर लेते वक्त बंदा बोर भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इसका होगा रिकॉर्डिंग, उसके अंदर जो है वो हम स्पाइनल कॉर्ड को फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।